हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। लास्ट क्लास के अंदर हमने फोर्थ चैप्टर का जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन वो ख़त्म कर लिया था। हमने इस लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा कि टॉर्क क्या होता है, मोमेंट जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, कपल क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है और उनके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के लेक्चर के अंदर मैं सेलिना पब्लिकेशन की जो बुक है जो 10th आईसीएसई कंसाइज फिजिक्स के नाम पे है, उसके पहले चैप्टर के पहले पार्ट की जो पहला एक्सरसाइज है दैट इज 1A उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट O इज 5 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। देखो जो अब कभी कभी हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली हमें मोमेंट ऑफ फोर्स दिया है कि फोर्स दी हुई है। तो अगर आप इनके यूनिट्स को ध्यान से देखें तो इस यूनिट में बहुत क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे लिखा है 10 न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट होता है एंड जो न्यूटन मीटर है वो आपके टॉर्क का यूनिट है। सो देयरफॉर अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है। सो बेसिकली हमें दिया हुआ है पहले तो फोर्स, उस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। इसके अलावा हमें दिया है टॉर्क जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, वो है 5 न्यूटन मीटर। और हमें कहा जा रहा है कि आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। अब जो टॉर्क है उस टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो देयरफॉर अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है सो वो हो जाएगा टॉर्क डिवाइड बाय फोर्स। तो टॉर्क कितना था 5 न्यूटन मीटर, फोर्स कितनी है 10 न्यूटन। हम न्यूटन से न्यूटन कैंसिल करते हैं और ये हो जाएगा हमारा 0.5 मीटर। और ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। है ना, था आसान। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A nut is opened by a wrench of length 10 centimeter. If the least force required is 5 Newton, find the moment of force needed to turn the nut. तो देखिए हमारे पास इस केस में दिया है द नट इज ओपन बाय रेंज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको जो इस बार दिया है वो है डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, और वो कितना है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सीजीएस सिस्टम के अंदर है तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 10/100 ऑफ अ मीटर। तो यहाँ पे मीटर आएगा, सो ये बन जाएगा आपका 0.1 मीटर। सो ये है इसका एसआई सिस्टम में कन्वर्जन। उसके बाद कहा है कि फोर्स है, तो फोर्स जो है वो आपकी एक्ट कर रही है 5 न्यूटन की। सो देयरफॉर अगर मुझे टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है तो वो बन जाएगा 5 न्यूटन इंटू 0.1 मीटर और आपका आंसर आ जाएगा 0.5 न्यूटन मीटर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल आराम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। A wheel of diameter 2 meter is shown in the figure with axle at O. A force F is equal to 2 Newton is applied at point B in the direction shown in the figure। क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप फिगर में देख सकते हो कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो देयरफॉर इसमें मुझे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेंशन करना होगा। कहता है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट नंबर 1 दैट इज द सेंटर O एंड नंबर 2 द पॉइंट A। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इस केस के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें आपको दिया हुआ है एक तो फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, मैंने फोर्स इस पे अप्लाई किया। बट इसमें जो टॉर्क कैलकुलेट करने को कह रहा है वो कर रहा है अबाउट पॉइंट O। कहते हैं मुझे अबाउट पॉइंट O मुझे अपना टॉर्क कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा था द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पिवटेड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच में होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच का होता है। क्योंकि इस केस में उसने कह दिया कि आपको जो टॉर्क फाइंड करना है वो अबाउट पॉइंट O के लिए फाइंड करना है। सो देयरफॉर आपका डिस्टेंस सिर्फ यहां से लेके जहां पे आपने फोर्स अप्लाई करी है और इस पॉइंट तक ही होगा, क्योंकि आपको पूरा डायमीटर जो है
वो आपको दिया हुआ है 2 मीटर का। सो देयरफॉर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1 मीटर, क्योंकि ये इसका रेडियस है। तो चलिए शुरू करें। तो पहले केस को कैसे फाइंड करेंगे? सो पहले केस में कहा है कि मुझे सेंटर ओ पे फाइंड करना है, तो मैंने कहा टॉर्क अबाउट सेंटर ओ। तो मैंने क्या किया, टॉर्क फाइंड करने का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका है ओबी। तो फोर्स आपने अप्लाई किया 2 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका 1 मीटर। सो देयरफॉर आपका आंसर बन जाएगा 2 न्यूटन मीटर। अब देखिए जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, और जो आपका पिवटेड पॉइंट है वो आपका नीचे की तरफ है। सो देयरफॉर इस बॉडी की टेंडेंसी होगी टू मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा क्लॉकवाइज। और ये बना है आपका एक कंप्लीट आंसर। इसमें इसका मैग्नीट्यूड है और साथ में इसकी डायरेक्शन है। या तो इसका दूसरा आंसर होगा -2 न्यूटन मीटर, क्योंकि हमने यही रिवाइज किया था। या तो आप क्लॉकवाइज लिखो या तो उसमें माइनस का साइन लगा दीजिए। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो कहता है अबाउट द पॉइंट ए। अब क्योंकि इसका पिवटेड पॉइंट ए ये है, सो देयरफॉर अब जो डिस्टेंस मैं कंसीडर करूंगा वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, सॉरी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पॉइंट ए तक मैं करूंगा, जो कि 2 मीटर है। सो देयरफॉर शुरुआत करेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट ए विल बी गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मेरा ए बी। फोर्स है मेरा 2 न्यूटन और ए बी है मेरा अगेन 2 मीटर। सो मेरा आंसर आ जाता है 4 न्यूटन मीटर। आप देख सकते हैं फिर से मेरी फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है और पॉइंट नीचे की तरफ है। सो देयरफॉर इसके मूव करने की टेंडेंसी अगेन क्या है, क्लॉकवाइज। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्लॉकवाइज। ये है इसका कंप्लीट आंसर। या तो आप लिख सकते हो -4 न्यूटन मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे। इस न्यूमेरिकल के अंदर उन्होंने बोला है द डायग्राम इन द फिगर शोज टू फोर्सेस, एक F1 है 5 न्यूटन और F2 है मेरे पास 3 न्यूटन, एक्टिंग एट पॉइंट्स A एंड B ऑफ अ रोड पिवटेड। नाउ पिवटेड पॉइंट कहां पे आपका O है, सच दैट OA आपको दिया है 2 मीटर और B दिया है आपको 4 मीटर। तो कैलकुलेट नंबर 1, कहते हैं द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट पॉइंट O। सो मुझे देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट के अंदर मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है, राइट। सो मैंने कहा ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, कौन सी फोर्स की बात हो रही है, F1 की बात हो रही है, अबाउट O। अबाउट O मतलब इसका जो डिस्टेंस है O तक लेना है आपने। सो फॉर्मूला हो जाएगा F1 जो फोर्स है एंड इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा AO। प्लीज हमेशा याद रखना मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कंसीडर करना होता है। तो फोर्स आपकी यहाँ एक्ट कर रही है और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है इस पॉइंट से लेके, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है यहां से लेके ओ पॉइंट तक। सो आंसर है यहाँ पे ए ओ। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो फोर्स है और डिस्टेंस वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो चलिए इसको खत्म करते हैं। तो इसमें वो बोल रहा है F1 मेरा हो गया 5 न्यूटन, बिल्कुल सही है। ए ओ है 2 मीटर का, सो देयरफॉर आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। अब जो 10 न्यूटन मीटर है ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें लिखना है इसका डायरेक्शन। देखिए कैसे करेंगे। तो बेसिकली क्या है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है आपका 5 न्यूटन और इसके इस साइड पे आपका O है। सो देयरफॉर ये जो फोर्स है इट विल मूव टुवर्ड्स O, मतलब इसकी टेंडेंसी होगी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, मतलब इट विल मूव इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देयरफॉर यहां पे मैं लिख दूंगा एंटी क्लॉकवाइज। यू नो दैट ना कि अगर आपने डायरेक्शन नहीं लिखनी तो आपको अनदर तरीका क्या है इसको लिखने का, वो है +10 न्यूटन मीटर, बिकॉज प्लस साइन इंडिकेट करता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब वो बोलता है कि मुझे मूवमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट पॉइंट O निकालना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले लिख दिया मैंने मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O। तो ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा F2 सबसे पहले, क्योंकि मुझे F2 का फाइंड करना था, इनटू अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, राइट। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, देखिए फोर्स आपकी यहां एक्ट कर रही है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन।
दिस इज द पिवटेड पॉइंट, तो मुझे यहां से लेके यहां तक इसको, इसकी जो वैल्यू है वो लिखनी होगी, जो कि इस केस में 4 मीटर है। तो मैं कैसे लिखूंगा? सो मैं यहां लिख दूंगा पहले तो BO, और उसके बाद F2 की वैल्यू है 3 न्यूटन, और BO की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर। सो देखिए आपका आंसर आ जाता है 12 न्यूटन मीटर। अब हमें साथ में इसकी डायरेक्शन लिखनी है, राइट? सो देखिए कैसे करेंगे। अब क्योंकि ये एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ और इसका पिवटेड पॉइंट है इस तरफ, ये है इसका पिवटेड पॉइंट, सो इसकी टेंडेंसी होगी टू टर्न अराउंड दिस पिवटेड पॉइंट, तो ये कुछ आपका इस तरह से टर्न करेगा, मतलब ये होगा एक क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो सिर्फ इसी वजह से मैं यहां पे अब लिखूंगा क्लॉकवाइज। आपको याद है ना कि हम क्लॉकवाइज की जगह पे क्या डाल सकते हैं? वो है नेगेटिव। सो हम चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं -12 न्यूटन मीटर, क्योंकि यहां पे माइनस ऑटोमेटिकली इंडिकेट करेगा ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कहता है टू फाइंड द टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। तो टोटल मूवमेंट मतलब इन दोनों को ऐड कर रहा है विद प्रॉपर साइन। सो टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अगर निकालनी है, ऑफ द टू फोर्सेस अगर मुझे निकालनी है, तो मुझे इनको प्रॉपर साइन के साथ ऐड करना है। मतलब आ गया +10 न्यूटन मीटर प्लस ऑफ -न्यूटन मीटर। एंड यू नो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? वो आएगा -2 न्यूटन मीटर। और आप इसको और क्या लिख सकते हो? माइनस को क्या लिखते हैं? क्लॉकवाइज। सो ये बन गया 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमेशा एक बात याद रखनी है आपने, जब भी मूवमेंट निकालना है देयर शुड बी फोर्स, देयर शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अबाउट पॉइंट O, अबाउट पॉइंट A, जो भी पॉइंट बोलते हैं वहां तक का हमें डिस्टेंस लेना होता है। अगर तो पिक्चर हमें दी हुई है तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर स्पेसिफिकली कोई भी पिक्चर आपको नहीं दी हुई और कोई डायरेक्शन की नॉलेज नहीं दी हुई, दैट मीन्स फिर आपने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर कहा गया है कि टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स A एंड B ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 4 मीटर। तो इनके बीच का जो लेंथ है वो 4 मीटर है, विच इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट O। तो मिड पॉइंट जो O है वो आपका पिवटेड पॉइंट है एज शोन इन द फिगर। सो डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मूवमेंट फोर्सेज अबाउट द पॉइंट O। मतलब दोनों फोर्सेस के वजह से जो नेट इस पे टॉक लग रही है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला पहला तरीका तो ये है आपका कि आप पहले इस फोर्स की वजह से टॉक निकालो जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक लोगे, फिर इस फोर्स की वजह से निकालो जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक लोगे। अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो उनको ऐड करेंगे, अगर डिफरेंट है तो उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो बेसिकली ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। दूसरा है जो हमने, इफ यू रिमेंबर, देखिए यहां पर 10 न्यूटन एक्ट कर रही है, सिमिलरली यहां पर भी 10 न्यूटन एक्ट कर रही है। तो पहला सवाल, क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल है। क्या ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। एंड क्या ये दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहे हैं? तो बिल्कुल सही है। एक आपका ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, एक बी पॉइंट पे। तो ये क्या हुए? तो इन्हीं पेयर ऑफ फोर्सेस को हमने कहा था कपल। सो बेसिकली ये हमारे कपल फोर्सेस हैं। क्योंकि ये कपल फोर्सेस है तो हमारा वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला था? हमने पढ़ा था, दैट इज मोमेंट ऑफ कपल। सो मोमेंट ऑफ कपल था आपका, दैट इज इधर फोर्स इनटू द कपल आर्म। कपल आर्म, इधर फोर्स मतलब दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो, तो मैंने यहां पर 10 न्यूटन ले लिया, राइट। कपल आर्म होता है दो फोर्सेस के बीच का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है। तो इस केस में क्या है? ए बी है वो कपल आर्म। सो 10 न्यूटन, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 मीटर के साथ, तो आंसर मेरे पास आ गया 40 न्यूटन मीटर। पर ये तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हुआ ना, इसकी डायरेक्शन कहां पे? क्योंकि पिक्चर दी है तो डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। सो देखिए बड़े ध्यान से इस चीज को समझना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है और इसके राइट हैंड साइड पे मेरे पास यहाँ पे O है, तो ऑब्वियसली इसकी जो टेंडेंसी होगी टर्न करने की टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट वो इस तरफ होगी, दैट इज क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इसके
इस साइड पे आपके पास यहां पर आपका पिवोटल पॉइंट है, तो इसकी टेंडेंसी होगी टू रोटेट अराउंड दिस पिवोटल पॉइंट, मतलब वो होगी इस तरफ। तो देख सकते हो कि दोनों के दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे क्लॉकवाइज। है ना कितना आसान। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप बड़े ध्यान से देखें, तो मैं अभी पढ़ा भी नहीं है, बट मैं देख सकता हूं कि मेरे पास दो, अगर देखेंगे दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस आपकी एक्ट कर रही हैं। तो देखिए हम उसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया, द फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट अ पॉइंट ए एंड बी एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर in opposite direction. So calculate the resultant moment of two forces about the point A, number one, number two क्या है B, and third point क्या है आपका O, situated exactly at the midpoint of the two forces. Okay, so ये बहुत easy है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें मोमेंट निकालना है ए पॉइंट के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पार्ट के लिए, सो मोमेंट ऑफ force about point A which is equal to, अब देखिए हमारे पास यहां पर ये एक फोर्स एक्ट कर रही है, राइट। क्या वैल्यू है इसकी 10 न्यूटन, और ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर मुझे टॉर्क फाइंड करनी थी। तो इस फोर्स का इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0। देयरफॉर इस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से इसमें कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे फोर्स की। ये जो फोर्स है ये है 10 न्यूटन, और अगर आप देखें तो इसका परपेंडिकुलर ए पॉइंट से कितना है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द ओनली फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए। सो देयरफॉर मैं क्या करूंगा, फोर्स एट पॉइंट ए into perpendicular distance plus force at point A, I'm sorry, at point B into perpendicular distance। तो इस केस में फोर्स एट पॉइंट ए कितना है 10 न्यूटन, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था 0। लेकिन जो फोर्स है बी पॉइंट पे जो कि अगेन 10 न्यूटन है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस केस में दैट इज 50 सेंटीमीटर। सो क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मुझे इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इस वाले पार्ट का तो आंसर 0 आ गया। तो मेरे पास यहां पे आएगा 10 न्यूटन इंटू 50 सेंटीमीटर, राइट। तो 50 अपॉन 100 कर दूंगा तब जाके ये मीटर में कन्वर्ट होगा। आंसर आएगा 10 न्यूटन into 0.5 meter and your answer will be 5 न्यूटन मीटर। अगेन वही बात देखिए, ये वाली जो बॉडी है, ये वाली जो फोर्स है सॉरी, उसके इस तरफ आपका पॉइंट ए है, देयरफॉर इसकी टेंडेंसी क्या होगी इस पिवट पॉइंट की तरफ टर्न करने की। सो दिस इज अगेन क्लॉकवाइज। सो यहां पे आ जाएगा आपके पास क्लॉकवाइज। इजी ना। तो मैंने कहा था आपको कि कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ फोर्स पता करनी है, जिस पॉइंट तक की बात हो रही है वहां तक का डिस्टेंस पता करना है, और उसके बाद क्या करेंगे आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन अगर दोनों क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, टू फाइंड द टोटल या रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस की। तो ये तो इसका पहला पार्ट हुआ। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे वो है अबाउट पॉइंट बी, राइट। देखिए अबाउट पॉइंट बी, ये देखिए ये आपका बी पॉइंट है, राइट। अब इस टाइम क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स आपकी एक्ट हो रही है ये बी पॉइंट पर ही एक्ट हो रही है, राइट। क्योंकि ये बी पॉइंट पे एक्ट कर रही है तो इसका मतलब इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा 0, एंड देयरफॉर इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए था वो भी क्या है 0। अब रह जाता है ये वाला फोर्स। अगर मैं इस फोर्स को ध्यान से देखूं तो ये फोर्स
जो एक्ट है वो ए पॉइंट पे कर रही है, बट मुझे निकालना का है बी पॉइंट तक का। तो ये है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मुझे यूज करनी है इस केस में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अबाउट पॉइंट में, सो फोर्स एट पॉइंट ए इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स एट पॉइंट ए कितना कर रहा है, वो तो 10 न्यूटन है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहां से 50 सेंटीमीटर है। तो अगेन वही बात कि ये आपका सेंटीमीटर में है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर देना है पहले डिवाइड बाय 100 मीटर करके। सो आफ्टर सॉल्विंग इट आपका आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन मीटर। और दूसरी फोर्स की वजह से क्योंकि कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, तो मैं इसको जीरो ही लेके चल रहा हूं, राइट। अब बात आती है कि ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, पर इसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज है आपकी, ये ऊपर की तरफ जा रही है आपकी, और इसका जो पिवटेड पॉइंट कहेंगे, जो कंसीडर हमें करना था, वो हमारा बी पॉइंट है। तो इट विल टर्न टुवर्ड द पिवटेड पॉइंट लाइक दिस। तो अगर आप देख सकते हो तो इसकी टेंडेंसी क्या है, टू मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका बी पार्ट करना था। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करें, जो कि है अबाउट पॉइंट ओ। अबाउट पॉइंट ओ। अब फिर वही बातें, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं विच आर प्लेस एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, बिकॉज ओ को तो उन्होंने मिड पॉइंट खुद ही बोला हुआ है। सो देयरफॉर ये क्या बन गए, ये कपल फोर्सेस बन गई। क्योंकि ये कपल फोर्सेस हैं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ कपल या मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट, अबाउट पॉइंट ओ। सो दैट विल बी बेटा इक्वल टू इधर फोर्स, मैं फिर से आपके लिए ये लिख देता हूं फॉर्मूला, इनटू कपल आर्म, कपल आर्म, राइट। सो इधर फोर्स कितना है बेटा आपका 10 न्यूटन, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, 10 न्यूटन ले लिया। और कपल आर्म जो है मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 50 सेंटीमीटर। अगेन वही बात, सेंटीमीटर है तो आई विल कन्वर्ट इनटू मीटर, सो डिवाइड बाय मैंने 100 कर दिया, तो ये मीटर बन गया। सो इससे आपका आंसर आ जाएगा अगेन 5 न्यूटन मीटर। अब फिर वही सवाल कि ये किस तरफ मूव करेगा, क्या डायरेक्शन होगी इसकी। सो अगर आप ध्यान से देखें, हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, मैं अभी फिर बताता हूं कि देखिए ये फोर्स की टेंडेंसी है क्लॉकवाइज, यानी कि इस फोर्स की टेंडेंसी है टू मूव अगेन क्लॉकवाइज। तो क्योंकि दोनों की टेंडेंसी क्लॉकवाइज है, सो देयरफॉर यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें भी हम लिखेंगे क्लॉकवाइज, राइट। अगर कोई कहता है कि सर क्या हम इन दोनों को अलग अलग टॉर्क फाइंड करके उनको आपस में ऐड कर सकते थे, तो आंसर बिल्कुल ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा इजी मेथड है करने के लिए, तो मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। अदरवाइज जैसे मैंने पहले पहले पार्ट में किया, दूसरे पार्ट में किया, उसी तरह पहले आप दोनों फोर्सेस का नेट टॉर्क निकालते विद डायरेक्शन, फिर देखते कि दोनों क्लॉकवाइज है तो उनको आपस में ऐड करते, तो नेट रिजल्ट फिर से आपका 5 न्यूटन मीटर ही आता। इज दैट ओके। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहता है, a steering wheel of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying two forces each of magnitude 5 newton. कहता है draw a diagram to show the application of force and calculate the moment of force applied. So देखिए, इस केस में वो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक है स्टीयरिंग व्हील। तो देखिए हमारी डायग्राम तो ऐसे ही बनेगी, दिस इज माय स्टीयरिंग व्हील। सो मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन दे देता हूँ, ये मेरी स्टीयरिंग व्हील है। अब वो कहता है कि इसका जो डायमीटर है वो है 0.5 का, राइट। सो मैं इसका जो डायमीटर है वो मैं ले लेता हूँ 0.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपका जो डायमीटर है ये है आपका 0.5 मीटर। ठीक है जी। अब इसके अलावा मुझसे क्या फाइंड करने को बोल रहा है, ओके कहता है कि ड्रॉ द डायग्राम। अच्छा, अब डायग्राम के अंदर मुझे फोर्सेस भी दिखानी है, राइट। तो कहता है कि वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो एंटी मतलब होता है इस तरफ रोटेट करना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे रोटेट होना चाहिए। तो एक फोर्स मैं ऐसे दिखा देता हूं इस तरफ को, सो दिस इज माय फोर्स एफ। और दूसरी मैं थोड़ा इधर की तरफ शो करूंगा लाइक दिस, टेंजेंशियली शो करना होता है आपने हमेशा, लाइक दिस। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हो गई, ये भी इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट देगा और ये भी इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देगा। सो ये है इसका डायग्राम। सो अब बात रह जाती है कि मुझे इसको सॉल्व करना है। देखिए आप फिर ध्यान से देख सकते हो, मेरे पास दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है।
तो दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे एक्ट कर रही है, बीच की सेपरेशन आपको 0.5 मीटर दिया है, तो इसमें मोमेंट ऑफ कपल लग सकता है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं सीधा अप्लाई करता हूं, दैट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस या कपल, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, विल बी इक्वल टू इधर फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन, अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूं, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सो दैट इज 0.5 मीटर, कन्वर्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, सो आंसर विल बी 2.5 न्यूटन मीटर, और क्योंकि बता ही रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिख देता हूँ। क्यों, इजी था ना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट। तो ओके, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, देखिए क्या है कि मेरे पास ये एक स्केल है, क्योंकि मीटर बोल दिया ना उन्होंने, तो ये है 0 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट जिसको ए मान लेता हूं, और ये बी पॉइंट है, और ये 100 सेंटीमीटर। तो देखिए ये तो आपका आ गया यूनिफॉर्म मीटर रूल। पिवटेड एट इट्स सेंटर, तो सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये है, जो सेंटर पॉइंट, तो ये ओ हो गया, एंड क्योंकि ये सेंटर ओ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 50 सेंटीमीटर होगी, ये सेंटर होता है ना, इसलिए 50 सेंटीमीटर पे होगा ये। अब देखिए कहता, अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट, वन एंड चाहे आप यहां लगा सकते हो चाहे यहां लगा सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है वो कहीं पे भी लगा सकते हो, तो मैं यहां चूज कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेट ले लेता हूं मैं, इसका जो वैल्यू है वो है 50 ग्राम फोर्स, एंड ऑब्वियस वेट है तो इट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो वो कहता है एट वन एंड, सो वे शुड द वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। तो 100, देखो पहली बात ये है कि ये जो 50 ग्राम फोर्स है यहाँ नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और इसका पिवटेड पॉइंट कहाँ है, इस तरफ है, तो इसकी टेंडेंसी है टू मूव इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो कह रहा है कि जो जो रूल है वो हॉरिजॉन्टल है, रूल हॉरिजॉन्टल कब हो सकता है, जैसे कि अगर इस पॉइंट पे अगर ये इधर की तरफ बेंड कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे इधर की तरफ कोई ना कोई वेट रखना पड़ेगा ना, तभी ये क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो ऐसे कुछ यहाँ पे भी होगा। सो क्योंकि ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, तो मुझे जो वेट है वो पिवटेड पॉइंट के इस तरफ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कोई एक वेट लगाना पड़ेगा, जो दिया भी हुआ है इस केस में, दैट इज 100 ग्राम फोर्स, ताकि ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट दे सके, जिसकी वजह से दोनों आपस में बैलेंस हो सके। लेकिन वो कितने डिस्टेंस पे होगा वो मुझे नहीं पता, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। तो अब अगर आपको रूल याद हो, मेरा रूलर या मेरा रूल हॉरिजॉन्टली तब हो सकता है जब मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो अभी हम वही चीज अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कि मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है कितना। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पहले हम ये फाइंड करते हैं। सो दैट विल बी, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, मैं कहूंगा 50 ग्राम फोर्स, राइट, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ओ कितना है, यहां से यहां तक है, तो ये है, क्योंकि ये पूरा स्केल आपका 100 था, मिड पॉइंट 50 है, तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, सो बेसिकली दिस इज 50 सेंटीमीटर। सो मैंने इसको लगा दिया 50 सेंटीमीटर, राइट। दूसरा हमारे पास है, नेक्स्ट है क्लॉकवाइज। अगर आप सोच रहे हो सर हमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिखा, तो देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं दोबारा। सो अब क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन दे रहा है, ये 100 ग्राम फोर्स वाला, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखूंगा 100 ग्राम फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से x हमने कंसिडर किया तो x ले लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मैं इसको यहाँ थोड़ा सा इसको यहाँ पे कवर कर देता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द principle of movement, your clockwise moment should be equal to anti-clockwise movement, right? So therefore clockwise movement कितना था, वो था 100 ग्राम फोर्स इंटू एक्स, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, वो है 50 ग्राम फोर्स इंटू 50 सेंटीमीटर। सो ऑटोमेटिकली एक्स क्या आ गया, आपको आ जाएगा 50 ग्राम फोर्स इंटू 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 ग्राम फोर्स,
सो ये इससे कैंसिल हुआ, एक जीरो इससे कैंसिल हुई, एक जीरो इसके साथ कैंसिल हुई, तो आंसर आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप वैसे इस न्यूमेरिकल को देखो तो आप साफ देख सकते हो कि जब मेरे पास कम फोर्स थी तो ज़्यादा डिस्टेंस था, और अब मेरे पास ज़्यादा फोर्स है तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, टू प्रोड्यूस सेम टॉर्क अगर आपकी फोर्स बढ़ाते हो तो डिस्टेंस कम करनी पड़ती है, और अगर आप फोर्स कम करते हो तो डिस्टेंस ज़्यादा लगानी पड़ती है इन ऑर्डर टू हैव द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इस मेथड में कहा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट द 58 centimeter mark when a weight of 20 gram force is suspended from one end. Draw a diagram of the arrangement and what is the weight of the rule. ये बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना, राइट। तो इसमें बोला है यूनिफॉर्म मीटर रूल। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब क्या हुआ कि एक स्केल, ये हो गया आपका 0 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है वो आपका हो गया 100 सेंटीमीटर। देखिए ये मार्क लिखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इसका आता है मिड पॉइंट, राइट। तो मिड पॉइंट कहाँ पे है, ये इसका मिड पॉइंट है एट 50 सेंटीमीटर मार्क। लेकिन इसने बोला है कि इस पर्टिकुलर रूल को उन्होंने बैलेंस किया है नाइफ एज के ऊपर, जो कि है 58 सेंटीमीटर मार्क पे। मतलब 50 अगर यहाँ है, 100 यहाँ है, तो 50 के लगभग यहाँ पे कहीं होगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पर इसको बैलेंस किया हुआ है, ये है वो उसका बैलेंस पॉइंट, और इसकी जो वैल्यू है वो है 58 सेंटीमीटर। और उन्होंने कहा कि इस पे एक वेट है 20 ग्राम फोर्स का, और सिर्फ उसी से बैलेंस किया हुआ है। तो देखिए यहां पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। देखिए पूरी की पूरी बॉडी, अब देखिए जैसे मान लो ये एक बॉडी है, अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो मैं किसी एक पॉइंट पे इसको आराम से बैलेंस कर सकता हूँ, राइट। क्लियर है। लेकिन और ऐसा क्यों बैलेंस्ड है, इसका रीजन, ना आपको यहाँ कोई वेट दिख रहा है, ना पे यहाँ पे कोई आपको वेट दिख रहा है। तो ये बैलेंस्ड इसलिए है क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है जहां पे इसको बैलेंस किया हुआ है। तो देयरफॉर टॉर्क आपका जीरो हो जाता है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं उनका जो वेट है, और जितने राइट हैंड साइड में जितने मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स उनका जो वेट है, उनकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये आपका ऐसे बैलेंस आ रहा है। तो बेसिकली यहां पे इंट्रोड्यूस होगा एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो जब भी हमें पूरी स्केल का वेट लेट करना हो या कंसिडर करना हो, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास या सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ अ स्केल पे ही उसको ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि ये जीरो है, ये 100 सेंटीमीटर है, तो जो वेट होगा इसका वो होगा एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे एक्चुअली में वो वेट की बात हो रही है जो मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज द वेट ऑफ द रूल। इमेजिनरी है ऑफ कोर्स, तो मैंने इसको W का नाम दे दिया, एंड मैंने उसको 50 सेंटीमीटर पे ही हमेशा बनाना है। मान लेते हैं कि अगर वो आपको कह देता हाफ मीटर रूल, तो हाफ मीटर रूल में क्या होता, ये जीरो होता और यहाँ पर ये होता 50 सेंटीमीटर। तो अब इसका जो वेट है वो कहाँ होगा, वो एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, वो होगा इसके सेंटर में, जो कि है 25 सेंटीमीटर मार्क पे। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जब कभी भी हम अपने रूल को बैलेंस करते हैं एक्सेप्ट द सेंटर ऑफ मास या सेंटर पॉइंट के, तो हमेशा वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी भी कंसिडर करनी होती है, जो कि हम इस केस में करेंगे। जो वेट है वो कहां पे है आपका 50 सेंटीमीटर पे। तो ये है इसका फुलक्रम पॉइंट या नाइफ एज या पिवटेड पॉइंट जिसको हम कहते हैं। तो इसकी दूरी इस पॉइंट से कितनी है, वो है 58 माइनस 50, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो वेट है ऑटोमेटिकली इसकी टेंडेंसी होगी टू मूव टुवर्ड्स द फुलक्रम। बेसिकली ये आपका देगा एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए वेट कहां रखना पड़ेगा, मुझे इसके वेट रखना पड़ेगा इस साइड पे, ताकि वो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट दे सके और ये इसको बैलेंस हो सके। और दूसरी बात इसने कहा है कि वेट है उसके एक एंड पर। तो बेसिकली वो कह रहा चाहता है कि यहां पर है मेरा 20 ग्राम फोर्स का वेट, 20 ग्राम फोर्स का वेट। तो इस तरीके से अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी भी बॉडी के
सेंटर पॉइंट से अगर मैं उसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं तो न्यूमेरिकल के अंदर उस बॉडी की वेट जो है वो भी कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? सो वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, your clockwise movement should be equal to anti-clockwise movement. So clockwise movement कौन है? ये 20 GF clockwise दे रहा है, बिकॉज ये इधर है, इसके इस तरफ आपका फलक्रम है, सो इसकी टेंडेंसी होगी टू मूव टुवर्ड द फलक्रम, दैट इज द क्लॉकवाइज, इट विल एक्चुअली गिव अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो ये हो जाएगा 20 ग्राम फोर्स इनटू क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहां से कहां लेंगे, ये फोर्स का इस पिवटेड या फलक्रम पॉइंट से लेंगे, तो ये है 100 माइनस 58 विच इज इक्वल टू, अब मुझे देना है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या देगा, W जो कि वेट है जो मुझे फाइंड करना है, इनटू इसका डिस्टेंस उसी फलक्रम पॉइंट तक कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो वैसे इसको लिख देता हूं 58 माइनस 50। सो ये आ गया आपके पास 20 ग्राम फोर्स इनटू इसको माइनस करेंगे तो कितना है 42 इज इक्वल टू W इंटू 8। Therefore, अगर मैं W फाइंड करूं तो वो आ जाएगा 20 ग्राम फोर्स इंटू 42 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर। सो आपका ये कैंसिल हुआ, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 105 ग्राम फोर्स, एंड दैट इज योर आंसर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी किसी भी बॉडी के सेंटर पॉइंट से अगर उसको बैलेंस नहीं किया जाता तो हमेशा उस बॉडी का जो वेट है उस सेंटर पॉइंट पे कंसीडर करके उसको सॉल्व करना होता है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 18 न्यूमेरिकल्स थे, उसमें से जो फर्स्ट 9 न्यूमेरिकल है वो मैंने इस पार्ट में डिस्कस कर दिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं इसके बाकी के जो 9 न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करूंगा, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।